नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा सामान्य विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कवक जनित रोग पढ़े थे और उम्मीद करता हूं कि वो कवक जनित जो रोग थे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्या क्या रोग थे उनमें आपको मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपसे क्या पूछेगा। ये तो ये पूछेगा कि कवक जनित रोग कौन सा है, तो आपको बता दोगे। 6 रोग बताए आपको, गंजापन, दमा, दाद, काज, ठीक है, बता दिए थे आपको। एथलीट फुट, ये सभी बता दिए थे। और या फिर आपसे क्या पूछेगा, उस रोग का रोग जनक, क्योंकि उपचार लक्षण है वो इंपॉर्टेंट नहीं है किसमें, कवक जनित रोग में। बाकियों की बात नहीं की अभी मैंने, सिर्फ कवक जनित की बात कर, क्योंकि सिमिलर जो लक्षण है वो प्रतीत होते हैं। तो आज हम करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ने से पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ होता क्या है। ठीक है, तो आपने कभी भूतकाल में पंच जगत प्रणाली, आर.एच. व्हाइटेकर एक वैज्ञानिक थे कि जब जीवों का वर्गीकरण करते हैं पादप और जंतुओं का, तो उन्होंने पंच जगत प्रणाली दी थी। 5 वर्ग बनाए थे पादप और जंतुओं के, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। उस प्रोटिस्टा वर्ग में, किसमें, प्रोटिस्टा वर्ग में एक उप वर्ग था जिसका नाम था प्रोटोजोआ। अब ये होते क्या है बड़े को एक बार मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए। जो प्रोटोजोआ है ना मेरे दोस्तों, ये प्रोटोजोआ होते हैं एक कोशिकीय है, यानी कि इनके शरीर में कोशिका क्या होगी, एक। यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय है। यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं ना मेरे दोस्तों, वो कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ। एक कोशिका मतलब सारे के सारे काम एक ही कोशिका करेगी, इतना आपको पता ही है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं कि अपने कोशिका पढ़ी होगी भूतकाल में, रॉबर्ट हुक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक, पढ़ा होगा कोशिका की खोज। तो कोशिका में एक संरचना पाई जाती है, जैसे अपने पूरे शरीर का नियंत्रण और समन्वय ये ब्रेन करता है, उसी तरीके से कोशिका में भी एक संरचना होती है जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जिसको कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। उस केंद्रक के चारों ओर मेरे दोस्तों अगर आवरण नहीं है, झिल्ली नहीं है, केंद्रक नगन है, तो वो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। और अगर केंद्रक के चारों ओर आवरण उपस्थित है, झिल्ली उपस्थित है, सुविकसित है, तो उसको कहते हैं यूकैरियोटिक। समझ में आई यूकैरियोटिक क्या होती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। तो हम पहला रोग करते हैं इसका, जिसका नाम है काला अजार रोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो जितने भी रोग आपको बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट, स्पेशल ध्यान रखना, रीट लेवल फर्स्ट में नाम लिख दिया मानव रोग, और उसमें कुछ रोगों को मेंशन कर दिया है। और वो जो कुछ रोग मेंशन किए हुए हैं उनमें से 2 रोग ऐसे हैं जो प्रोटोजोआ जनित है, मलेरिया और अमीबियोबायोसिस। नाम सिलेबस देखा होगा, पाठ्यक्रम क्या है रीट लेवल 1 का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। पहला रोग है काला अजार रोग। मैं आपको बताता हूं पहले इसका रोगजनक। तो मेरे दोस्तों, इसका रोगजनक जो होता है उसका नाम होता है लीशमानिया डोनोवानी। क्या होता है, लीशमानिया डोनोवानी। ये जो रोग है वो दूषित भोजन और जल से फैलता है, और जिसकी वाहक आपको याद रखनी है बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। अब ये सैंड फ्लाई कौन सी होती है, आपने देखा होगा कि अपने एक तो घरेलू मक्खी होती है मस्का डोमेस्टिका, छोटी होती है और ब्लैक कलर की होती है नहीं होती। एक वो मक्खी जिसका जो शरीर है वो नीले रंग का होता है, थोड़ी सी बड़ी होती है,
और ज्यादा गंदगी होती है ना वहां पर होती है, वो होती है बालू मक्खी सैंड फ्लाई, जिसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है फ्लेबोटोमस। रोगजनक मैंने बताया आपको इसका, सीधा ही लिख दूं, आगे समझ जाओगे कि आगे जो नाम लिखा है वो क्या है, रोगजनक है। लीशमानिया डोनोवानी, ये इसका क्या है, रोगजनक। प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ रहे हैं तो प्रोटोजोआ तो होगा ही होगा। वाहक, वाहक मैंने बताया कौन होती है, बालू मक्खी सैंड फ्लाई, जिसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है फ्लेबोटोमस। ये इसकी कौन होगी, वाहक। सिम्टम्स क्या होंगे, सबसे पहले आपसे कुछ कोई भी रोग हो उसमें यह जरूर पूछ सकता है कि इस रोग में प्रभावित अंग कौन सा होगा, समझ गए ना, प्रभावित अंग कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों कि इस रोग में अपने जो लीवर और सिप्लिन होता है, यकृत और प्लीहा, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। यकृत और प्लीहा के आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। हमारी जो त्वचा होती है उस पर दानेदार चकते निर्मित हो जाते हैं, त्वचा होती है उस पर दानेदार चकते, या मैं कह सकता हूं त्वचा का रंग है वो गहरा हो जाता है। तीसरी बात, जो रोगी होगा उसमें रक्त की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, जिसको एनीमिया या रक्ताल्पता भी कहते हैं। 3 लक्षण है इसके। पहला मैंने कहा यकृत और प्लीहा का आकार परिवर्तित हो जाएगा, त्वचा पर दानेदार चकते या त्वचा का रंग गहरा हो जाएगा, और रक्त की कमी हो जाएगी जिसे रक्ताल्पता या एनीमिया कहते हैं। उपचार, कोरोना की तरह आज तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, इस रोग का कोई भी इंजेक्शन नहीं है, इस रोग का कोई भी औषधि नहीं है। समझ में आया होगा। लक्षण लिखता हूं आपको मैं। पहला, यकृत व प्लीहा का आकार परिवर्तित। दूसरा, त्वचा पर दानेदार चकते, या मैं ये भी कह सकता हूं कई जगह ये भी आता है गहरा रंग, त्वचा का रंग वो क्या हो जाएगा, गहरा। तीसरा, रक्त की कमी, जिसको क्या कहते हैं, रक्ताल्पता, रक्त की अल्पता या एनीमिया। उपचार, इसकी कोई औषधि नहीं है, और हम उम्मीद लगा रखे हैं कि कोरोना की 1 साल में वैक्सीन बन जाए। तो ये था मेरे मित्रों काला अजार रोग, लीशमानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ से ये फैलता है, जिसकी वाहक होती है वो बालू मक्खी फ्लेबोटोमस होती है। इस रोग में रोगी की त्वचा पर दानेदार चकते या त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, यकृत तथा प्लीहा के आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन। रोगी में रक्त की कमी हो जाएगी जिसे रक्ताल्पता या एनीमिया कहते हैं। डायग्राम आपके सामने ये देख लो, यहां पर दिख रहा होगा आपको, अगर नेट की क्वालिटी अच्छी है तब दिखेगा, ठीक है। देख लीजिए इसको, अगला रोग पढ़ेंगे फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट, बड़े अगले रोग पे, निंद्रा रोग। बच्चा सो रहा है शांति से, ठीक है। निंद्रा रोग, सबसे पहले इसका रोगजनक, फिर वाहक, लक्षण और उपचार। तो मेरे दोस्तों इस रोग का जो रोगजनक है, पहली बात प्रोटोजोआ होगा,
और उस प्रोटोजोआ का नाम होता है ट्रिपनेसोमा बुक्री। ट्रिपनेसोमा बुक्री है वो प्रोटोजोआ से ये रोग फैलेगा। इसकी वाहक होती है सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी। अब आप कहोगे साहब सीसी मक्खी कौन सी होती है? अपने जो घरेलू मक्खी होती है ना उससे थोड़ी सी लंबी होगी, रूप है वो सेम उसी के जैसा होगा। सीसी मक्खी घरेलू मक्खी आपने देखी होगी छोटे वाली, उससे थोड़ी सी बड़ी होगी, लंबी होगी लेंथ में, ठीक है, मोटाई तो उतनी ही होगी, और रंग रूप सेम घरेलू मक्खी जैसा होगा। और वो जब उड़ती है ना तो साथ में आवाज निकलते इस तरह से, तो उसको क्या कहते हैं? सीसी मक्खी। ठीक है। लक्षण, अपने शरीर में जहां पर लसिका ग्रंथियां होंगी, लसिका ग्रंथि पूरे शरीर में पाई जाती है, उन लसिका ग्रंथियों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। लसिका ग्रंथियों में वृद्धि हो जाएगी तो व्यक्ति है वो शारीरिक तथा मानसिक रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक रोग से क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। और जब शारीरिक और मानसिक रूप से निष्क्रिय हो जाएगा तो एक तरह से, ठीक है, सोने की बीमारी है कि मानसिक रूप से निष्क्रिय हो गया, ब्रेन डेड हो गया है, तो वो सो ही रहा है। समझ गए? तो निद्रा रोग याद रखना आपको, डायग्राम देख लो इसका। पहले तो मैंने कहा इसका रोगजनक ट्रिपेनोसोमा बुक्री। वाहक कौन होगी? सीसी मक्खी। और सीसी मक्खी को कहते हैं मेरे दोस्तों ग्लोसिना। अब मक्खियों के ये नाम याद होनी चाहिए आपको। लक्षण मैंने बताया, लसिका ग्रंथियों में वृद्धि। एक रोग और पढ़ेंगे उसमें भी लसिका ग्रंथियों में वृद्धि होगी, लेकिन वहां पर सिर्फ पैरों की लसिका ग्रंथियों में वृद्धि होगी। और लसिका ग्रंथियों में वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्या हो जाता है? निष्क्रिय। और इसका उपचार मेरे दोस्तों यही है कि व्यक्ति को पहली बात तो तनाव से बचना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और इसका इलाज एंटीबायोटिक्स के द्वारा हो सकता है, स्पेशल कोई बनी नहीं है, ठीक है। आप औषधियां खा सकते हो कोई भी जो प्रोटोजोआ को नष्ट करे, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। रोगजनक ट्रिपेनोसोमा बुक्री, सीसी मक्खी इसकी वाहक होगी, लसिका ग्रंथियों में वृद्धि होगी, व्यक्ति वो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। बड़े अगले रोग पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका, कोई समस्या नहीं है ना? लो जी, फिर बात करते हैं अगले रोग की, पेचिस। ठीक है, इस पेचिस को पहले नाम और दे देता हूं मैं इसको, अमीबियासिस या अमीबियाबायोसिस, जो रीट में है, ठीक है। सुनिएगा पहले, एंट अमीबा हिस्टोलिका। कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से ये रोग फैलेगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है ना, ये अपने आंत में पाया जाता है और अपने मल के द्वारा ये भूमि पर आ जाएगा और वहां से इसको घरेलू मक्खी है वो अपने भोजन तक या जल तक लाएगी। तो ये जो रोग है उसको याद रखना है, ये रोग दूषित भोजन और जल से फैलता है। किससे फैलेगा? दूषित जल और भोजन से। अब बात आती है लक्षण की, तो पेचिस नाम से स्पष्ट है, पतले दस्त लगना। पेचिस क्या होगा? पतले दस्त लगेंगे, लेकिन चरणबद्ध तरीके से होगा। पहले पेट में दर्द होगा, हो गया दर्द, हो गया, अब मरोड़ पड़ेंगे, ठीक है, आंटे जिसको कहते हैं,
ये हाथ पेट पकड़ के खड़ा है ना आदमी, तो पेट दर्द होगा, मरोड़ पड़ेंगे और फिर दस्त लगेंगे। अब जब दस्त लगेंगे तो शरीर में जल की कमी होगी तो निर्जलीकरण भी होगा। अब खाया है वो निकल गया है तो व्यक्ति में शारीरिक दुर्बलता भी आएगी। अब शारीरिक दुर्बलता आएगी, कुछ खा नहीं रहा है, तो व्यक्ति में मानसिक दुर्बलता भी आ जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगा व्यक्ति। ठीक है, चरणबद्ध है, कोई रटने वाली चीज नहीं है। पेट दर्द हुआ, मरोड़ पड़े, दस्त लगे, और दस्त लगे तो निर्जलीकरण हुआ, निर्जलीकरण हुआ तो शारीरिक दुर्बलता भी है। उपचार, दूषित भोजन नहीं करना चाहिए और जल को उबालकर पीना चाहिए। समझ में आया? एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है, ये रोगजनक तो आपको याद ही रखने हैं मेरे दोस्तों। इनका कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कैसे याद करूं, कैसे नहीं, बार बार पढ़कर लिखकर याद करूं। और रोग टॉपिक ऐसा है, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो, रीट लेवल सेकंड हो, पटवार, रेलवे एनटीपीसी, बाकी जो रेलवे डी ग्रुप, कोई भी एग्जाम हो उसमें रोग से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आपको पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले अपनी जो लाइव क्लास हुई थी, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी की जितनी भी शिफ्ट है उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं जो लाइव क्लास, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जा रहा। ठीक है, आप जितनी भी शिफ्ट है उनसे देखिएगा, मिलान करके क्वेश्चन होगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो लाइव क्लास में आपको सोल्व कराए थे वो पूछे गए। तो बात कर रहे हैं पेचिस या अमीबियासिस की, तो मैंने कहा इसका रोगजनक आपको याद रखना है, कौन सा होगा? एंट अमीबा हिस्टोलिका, प्रोटोजोआ है ये भी। संक्रमण, दूषित भोजन और जल से, परजीवी मनुष्य में भी पाया जाता है ये, और मनुष्य के कहां पर पाया जाएगा? आंत में। ठीक है, लक्षण पहला, पेट दर्द। पेट दर्द हुआ, फिर क्या पढ़ेंगे? मरोड़, मरोड़ पड़ गए तो अब क्या लग जाएंगे? दस्त। ठीक है, अब ये हो गया तो शरीर में जल की कमी होगी, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, और जब निर्जलीकरण होगा तो क्या होगी? शारीरिक दुर्बलता। ओआरएस का घोल पियो, केले खाओ। कोई समस्या? बिल्कुल सिंपल सा है। उपचार, जल को क्या करना चाहिए? उबाल कर पीना चाहिए मेरे दोस्तों। समझ में आया ये रोग? अगला रोग पढ़ते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, ठीक है, फिर अगले रोग में बढ़ते हैं अपने। ठीक है, अगला रोग है पायरिया। इंपॉर्टेंट रोग है, पहले बता देता हूं फिर लिखते हैं इसको। तीनों रोग समझ में आए हैं ना पिछले? काला आजार रोग, ट्रिपनेसोमा, सॉरी लीशमानिया डोनोवानी। दूसरा बताया मैंने कौन सा? निंद्रा रोग, ट्रिपनेसोमा बुक्री। तीसरा बताया पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका। काला आजार रोग, बालू मक्खी। ठीक है, काला आजार रोग, बालू मक्खी, फ्लेबोटोमस। दूसरा बताया निंद्रा रोग, सीसी मक्खी, ग्लोसिना। ठीक है, वाहक दोनों के याद रखने, कंफ्यूज नहीं होने। काला आजार रोग, बालू मक्खी, और निंद्रा रोग यानी कि सोने से याद रखने ना, सीसी, सह से सोना, सह से सीसी मक्खी। ठीक है, काला यानी कि बालू, ले आ रहा है दोनों में, काला और बालू में। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होगे। कोई भी ट्रिक निकाल लो अपनी,
पेचिस तो अलग ही है, ठीक है। पायरिया, एंट अमीबा जिंजीबैलिस, एंट अमीबा जिंजीबैलिस प्रोटोजोआ से होता है। संक्रमण किससे होता है? इसका संक्रमण लंबे समय तक किसिंग से होता है, चुंबन से, ठीक है। अगर व्यक्ति लंबे समय तक किसिंग करेगा, चुंबन करेगा, तो ये रोग होगा, क्लियर है। अब लक्षण क्या होंगे कि चुंबन से सलाइवा के द्वारा ये प्रोटोजोआ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगा, क्लियर। अब होगा क्या कि जो मसूड़े हैं उनमें सूजन आ जाती है। मसूड़े होते हैं जो अपने ये वाले, समझते हो मसूड़े, ये, इनसे रक्त निकलना प्रारंभ हो जाता है और जो अपना मुख है उससे बहुत ही गंदी दुर्गंध आती है, बदबू आने लगेगी। किस रोग में? पायरिया में। और याद रखना है फिर इसका उपचार, घाव को भरना है तो विटामिन सी लेना है। विटामिन सी की गोलियां लूं है या पेनिसिलिन का इंजेक्शन लूं तो मैं पायरिया रोग से बच सकता हूं, याद रखना है, विटामिन सी और पेनिसिलिन। कोई समस्या? एंट अमीबा जिंजीबैलिस, ठीक है, देखते हैं इसको। रोगजनक एंट अमीबा जिंजीबैलिस, संक्रमण बाय किसिंग, चुंबन से। लक्षण बता दिया आपको, मसूड़ों से ब्लड निकलेगा, ब्लडिंग होगी, मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। और चौथा मैंने आपको बताया कि मुख से दुर्गंध आएगी। यह पायरिया के मेन कैरेक्टर है, ठीक है। अब इलाज कैसे करना? उपचार, विटामिन सी की गोलियां, टैबलेट्स, या पेनिसिलिन का इंजेक्शन। अगर लगवाए रोगी तो ये रोग है वो सही हो सकता है। तो 4 रोग मैंने करवा दिए, 5वां और अंतिम करेंगे प्रोटोजोआ वाला, जिसका नाम है मलेरिया। डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छा रोग है, समझिएगा पहले। इन 4 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोबारा से रिपीट कर देता हूं इन 4 को। कालाजार रोग, लेशमानिया डोनोवानी, वाहक होगी इसकी बालूमक्खी या फ्लेबोटोमस। लक्षण क्या होगा? यकृत और पलिया का जो आकार है वो परिवर्तित हो जाएगा, त्वचा पर दानेदार चकत्ते या त्वचा का रंग गहरा हो जाएगा, रक्त की कमी यानी कि रक्ताल्पता या एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। कोई औषधि नहीं है इसकी, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है, किसकी? काला अजार रोग की। अगला निंद्रा रोग, ट्रिपनेसोमा बुकरी, सीसी मक्खी ग्लोसिनस। लक्षिका ग्रंथियों में वृद्धि, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। तनाव से बचना है, विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स ले तो इस रोग से बचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया पेचिस, अमीबियासिस, एंटामीबा हिस्टोलिका, आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो भोजन तक पहुंचकर उसको दूषित कर देगा, अतः यह रोग दूषित भोजन और जल से फैलेगा। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं। तीसरी बात, इसके लक्षण, पेट दर्द, मरोड़ पड़ना, दस्त लगना, निर्जलीकरण, शारीरिक दुर्बलता। जल को उबाल कर पिएंगे तो इस रोग से बच सकते हैं अपने, ठीक। अगला रोग पायरिया, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। संक्रमण, सॉरी हिस्टोलिका नहीं, जिंजीबैलिस, सॉरी, एंट अमीबा जिंजीबैलिस। चुंबन से होगा, बाई किसिंग से, ठीक है। होगा क्या इसमें?
मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, उससे ब्लडिंग होगी, मुंह से दुर्गंध आएगी। उपचार क्या करूंगा मैं? विटामिन सी की गोलियां खा लूं या क्या करूं मैं? पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवा लूं तो इस रोग से बच सकता हूं या ठीक हो सकता हूं। समझ में ही बात? कोई समस्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो। अगला रोग पढ़ेंगे मलेरिया, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे मलेरिया क्या होता है। ठीक है, तो मलेरिया से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है और इसको ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। मलेरिया, मलेरिया आपको पता ही होगा। क्या है ये? प्लाज्मोडियम। ये भी प्रोटोजोआ ही है। मलेरिया वो उसका रोगजनक क्या होगा? प्लाज्मोडियम। वाहक है, वो वाहक होगी मादा एनाफिलीज मच्छर। फैलता किससे है? ये वाहक का काम कौन करेगी? मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, अब ये फैलता कैसे है उस पर चर्चा करनी है और उससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजाति होती है, चारों को बताऊंगा, पहले समझ लेना आप। मैंने कहा कि प्लाज्मोडियम रोगजनक, वाहक होगी मादा एनाफिलीज मच्छर। अब ये रोग मेरे में कैसे फैलेगा उस पर चर्चा करते हैं, तो देखिएगा। सबसे पहले मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसने किसको काटा? मनुष्य को। किसको काटा? मनुष्य को काट लिया तो प्लाज्मोडियम वो मच्छर की लार में होगा और लार से किस में प्रवेश कर जाएगा? मनुष्य के रक्त में। और जैसे ही ये रक्त में पहुंचेगा, रक्त में क्या करेगा? ये आरबीसी को नष्ट कर देगा। समझते रहना, जहां पर समझ में ना बता देना। आरबीसी को क्या करेगा? नष्ट। और जब आरबीसी नष्ट होगी ना तो एक विषैला पदार्थ निकलता है जिसको कहते हैं हीमोजोइन। आरबीसी नष्ट हुई, आरबीसी से क्या निकला? हीमोजोइन। और जब ये हीमोजोइन निकलता है ना मेरे दोस्तों, तो अपने को मलेरिया के दौरान ठिठुरन के साथ बुखार आता है, कांपते हैं और कांपने के साथ में बुखार आता है। वो कब आता है? जब आरबीसी से क्या निकले? हीमोजोइन। याद रखना, मलेरिया रोग के दौरान आरबीसी से कौन सा विषैला पदार्थ निकलेगा? तो आपको याद रखना है हीमोजोइन। अब आरबीसी से ये जो प्लाज्मोडियम है वो चला जाएगा अपने लीवर में और यहां पर करेगा ये अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करेगा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किया, वापिस कहां पे आ गया? ब्लड में। अब इसी मनुष्य को कोई दूसरी मच्छर काट ले, सुनिएगा, सबसे पहले मच्छर ने काटा किसको? मनुष्य को, तो प्लाज्मोडियम वो मनुष्य में आ गया। अब मनुष्य की रक्त की आरबीसी को नष्ट करेगा। सबसे पहले वो किसको नष्ट करेगा? आरबीसी को। आरबीसी को नष्ट करते ही क्या निकलेगा? हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या होता है? हीमोजोइन के कारण आपको बता दिया। अब आरबीसी से ये कहां पर आएगा? लीवर में, यकृत में। और जब यकृत में आएगा तो ये वहां पर क्या करेगा? अलैंगिक जनन। अब यकृत से वापस किस में आ गया? ब्लड में। और उस व्यक्ति को किसी दूसरे मच्छर ने काटा, दूसरा मच्छर मतलब दूसरी मादा एनाफिलीज, तो जो प्लाज्मोडियम है वो वापस किस में चला जाएगा? मच्छर में। और उस मच्छर में करेगा ये लैंगिक जनन। क्या करेगा? लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन करने के बाद वापस मच्छर मनुष्य को काटेगा और यही प्रोसेस चलती रहेगी। यानी कि प्लाज्मोडियम को लैंगिक तथा अलैंगिक जनन कहां पर होता है, कैसे होता है, यह पता होना चाहिए। प्लाज्मोडियम को वाहक के लिए कितने माध्यम चाहिए? 2, एक तो ये और एक ये। समझ में कि प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए
कितने वाहक चाहिए? 2। एक तो मनुष्य और दूसरा मादा एनाफिलीज मच्छर। आपसे पूछ ले अलैंगिक जनन है वो कहां करता है प्लाज्मोडियम, तो अलैंगिक जनन मनुष्य के यकृत में। लैंगिक जनन कहां पर करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के अमाशय में करता है। अब मच्छर याद रख लेना। हीमोजोइन किससे निकलता है? आरबीसी से। और प्लाज्मोडियम जो ये प्रवेश किया है ना, ये करता है जीवाणुज अवस्था में। कौन सी अवस्था में? जीवाणुज अवस्था में, जो मलेरिया की सबसे खतरनाक या प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक या संक्रामक अवस्था होती है। दोबारा से समझाता हूं, ओवरऑल समझिएगा। ये कच्चा चिट्ठा तो आपको समझ में आ गया होगा, अब थ्योरेटिकल बताता हूं। सबसे पहले मेरे को, ठीक है, मेरा उदाहरण लेकर बताता हूं, आपको समझ में आएगा जल्दी, कि मेरे को मादा एनाफिलीज मच्छर ने काट दिया। अब जो प्लाज्मोडियम है वो जीवाणुज अवस्था में मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, मेरी आरबीसी को नष्ट करेंगे, और जब आरबीसी को नष्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? हीमोजोइन। और जब ये हीमोजोइन आरबीसी से निकलता है तो मेरे को तेज ठिठुरन के साथ में बुखार आएगा। अब मेरी आरबीसी से ये चला जाएगा मेरे लीवर में, और वहां पर करेगा अलैंगिक जनन और अपनी संख्या बढ़ाएगा। अलैंगिक जनन जैसे ही संपन्न होगा मेरे यकृत में, ये प्लाज्मोडियम वापस मेरे ब्लड में आ जाएगा, और जैसे ही मेरे को कोई दूसरी मादा एनाफिलीज काटेगी, ये प्लाज्मोडियम उस मच्छर में ट्रांसफर हो जाएगा और वहां पर अपना लैंगिक जनन संपन्न करेगा। मतलब अलैंगिक जनन के लिए इसने मेरे को माध्यम बनाया, लैंगिक जनन के लिए ये मादा एनाफिलीज को माध्यम बनाएगा। कौन? प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम। याद रखना है, कौन है? प्लाज्मोडियम, न कि मच्छर। समझ में ही बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके याद रहेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सुनते रहिएगा। क्या? कि सबसे पहले प्लाज्मोडियम है वो मनुष्य को काटेगा और जीवाणुज अवस्था में उसके शरीर में प्रवेश करेगा। प्रवेश कर गया, अब ये कहां जाएगा? आरबीसी में, और आरबीसी को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। आरबीसी को नष्ट करेगा तो इसका याद रखना है आपको कि हीमोजोइन निकलेगा, और हीमोजोइन तेज ठिठुरन के साथ अपने को बुखार आएगा इस हीमोजोइन के कारण। फिर कहां गया? यकृत में अलैंगिक जनन किया, वहां से फिर वापस मच्छर में जाएगा, वहां पर क्या करेगा? लैंगिक जनन। दूसरी बात, 4 प्रजाति होती है इसकी। प्लाज्मोडियम की कितनी प्रजाति? 4। पहली प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, दूसरी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरी प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, सॉरी ऑक्जेली तो हो गया, मलेरी। और चौथी और अंतिम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये 4 प्रजाति होती है किसकी? प्लाज्मोडियम की। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से सबसे खतरनाक मलेरिया होता है, याद रखना है। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये इसके संक्रमण के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी है दोस्तों। ठीक है, वापस पीछे आते हैं अपने रोग में। प्लाज्मोडियम तो इसका रोग जनक होगा, वाहक कौन होगी? मादा एनाफिलीज मच्छर। और ये पूछ ले कि प्लाज्मोडियम को कितने वाहक चाहिए, तो 2, मनुष्य और मादा एनाफिलीज। लक्षण, आरबीसी की संख्या कम होती है तो रक्ताल्पता क्या हो जाएगी? रक्ताल्पता। क्यों?
क्योंकि आरबीसी की संख्या है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, दूसरा, लीवर प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित, तो व्यक्ति में क्या हो जाएगा, पीलिया जॉन्डिस। पीलिया में लीवर ही प्रभावित होता है। ठीक है, पित्तवर्णकों के जमा होने के कारण करेंगे आगे पीलिया रोग भी। तो ये तो दो मुख्य लक्षण है कि आरबीसी की कमी हो जाएगी तो रक्ताल्पता एनीमिया हो जाएगा, यकृत प्रभावित होता है तो पीलिया हो जाएगा। उसके अलावा बुखार, बदन दर्द, कमजोरी, शारीरिक और मानसिक, ये इसके सामान्य लक्षण हैं। ठीक है, इसके क्या है, सामान्य लक्षण। ये लक्षण है, ये संक्रमण आपको बता दिया पीछे। ठीक है, ये क्या है, इसके लक्षण। उपचार, आपने अभी कोरोना में कुछ सुना होगा कि अमेरिका ने मलेरिया की वैक्सीन है या जो औषधि है वो भारत से मांगी थी। पहले इंडिया ने मना कर दिया, फिर ट्रंप साहब ने कहा कि अगर भारत ने हमें ये नहीं दिया तो भारत को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अमेरिका के दबाव में या मोदी जी दयालु प्रवृत्ति के इसलिए दे दी, वो भगवान जाने। नाम था क्लोरोक्वीन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन होती है। ठीक है, उस क्लोरोक्वीन औषधि से इसका उपचार किया जाता है। और एक वृक्ष होता है सिनकोना। कौन सा वृक्ष, सिनकोना। उस वृक्ष की छाल का उपयोग भी मलेरिया के इलाज में किया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोक्वीन औषधि का उपयोग, ठीक है, कुनेन के ही रूप है ये, और सिनकोना वृक्ष की छाल। ठीक है, परीक्षण, मलेरिया की जांच आपको याद रखना है, जांच का नाम है एमपी टेस्ट, मलेरिया पॉजिटिव। मलेरिया की जांच किसके द्वारा की जाती है, याद रखना है दोस्तों, एमपी टेस्ट के द्वारा। ठीक है, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है कि जहां पर जल एकत्रित होता है वहां पर मच्छरों को पनपने नहीं देना है। अब पनपने कैसे नहीं देंगे, कैरोसिन मिट्टी का तेल डाल देंगे, उसमें तो मच्छर मर जाएंगे। नालियां वगैरह है अपनी, उसमें मिट्टी का तेल डालेंगे तो ये मच्छर ही नहीं होगा तो प्लाज्मोडियम फैलेगा कहां से। ठीक है, वही बात है। एक मछली होती है गंबूजिया, वो इस मच्छर के लार्वा को खा जाती है। लार्वा समझते हो, ठीक है, भ्रूणी अवस्था में, आप आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो। ठीक है, वो गंबूजिया मछली है, उसके लार्वा छोड़ देते हैं, या गंबूजिया मछली के लार्वा जहाँ पर पानी एकत्रित होता है वहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं, तो वो मादा एनाफिलीज मच्छर को खा जाती है। तो ये था मलेरिया। दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कई बार दे देता है स्टेटमेंट वाले में कि जो मलेरिया है उसका रोगजनक मादा एनाफिलीज मच्छर है। गलत बात, मादा एनाफिलीज मच्छर है वो उसकी वाहक है। रोगजनक कौन है, प्लाज्मोडियम। कैसे फैलेगा, मनुष्य से वापस मच्छर में आएगा, मनुष्य में अलैंगिक जनन करेगा और मच्छर में लैंगिक जनन करेगा। जीवाणु अवस्था सबसे खतरनाक होती है, हीमोजोइन आरबीसी के नष्ट होने से निकलेगा। चार प्रजाति जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम सबसे खतरनाक। ठीक है, लक्षण, खून की कमी आ जाएगी, रक्ताल्पता आरबीसी की कमी होने से, यकृत प्रभावित होगा तो पीलिया हो जाएगा, बुखार आना, बदन दर्द, कमजोरी, ये कोई नहीं पूछता। ठीक है, आपको पता है। उपचार, क्लोरोक्वीन या सिनकोना वृक्ष की छाल के द्वारा। परीक्षण किसके द्वारा होता है, एमपी टेस्ट के द्वारा। तो ये आपको सभी बातें याद रखनी है और मलेरिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे मेरे दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग 5, काला अजार रोग, निंद्रा रोग, पेचिस, पायरिया और मलेरिया। मलेरिया और अमीबियो बायोसिस रीट के सिलेबस में है, लेवल 1 में, बाकी सारों में सभी होंगे। ठीक है, तो फिर आज बात आती है इसके ट्रिक की। बताएं ट्रिक क्या होगा, लो जी बताते हैं फिर आपको ट्रिक।
ट्रिक से आप सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि कौन सा रोग किससे होगा, मतलब जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, एलमंथिस, किससे। अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई गई। पाई गई छोड़ो, पाई है, ठीक है। अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई, ठीक है। अब अम्मी की सोने की माला है वो काले जार में पाई गई है, तो एक नंबर पे अम्मी, तो अम्मी से हो गया मेरे दोस्तों अमीबियासिस। सोने की है माला, तो सोने से मतलब सोने की बीमारी, और सोने की बीमारी मतलब निंद्रा रोग। माला, माला से बन गया मेरे दोस्तों मलेरिया। क्या बन गया? मलेरिया। काले जार में है तो इसका मतलब काला अजार। पाई है, पाई है ना, तो पाई से पायरिया। एंटामीबा जिंजेबेलिस, इसका क्या बताया था? लीशमानिया डोनोवानी। मलेरिया का प्लाज्मोडियम। निंद्रा रोग का क्या बताया था? ट्रिपनेसोमा लुब्रे। अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलिका। तो ये रोगजनक आपको याद रखने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोटोजोआ रोग खत्म होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे प्रोटोजोआ जनित रोग, ठीक है। मैं ज्यादा रोग नहीं करवा रहा आपको, एक दिन में एक टाइप के रोग करवा रहा हूं ताकि आपके समझने में आसानी हो, ठीक है। 10-12 रोग आप क्या पता कवर कर ना पाओ, ठीक है। सर्दी भी काफी बढ़ गई है, नया साल आ चुका है, पुराने साल में हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। बड़ी बात यह है कि अभी तक जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह की डिजीज है, जीना बहुत मुश्किल है और बचना बहुत मुश्किल है, बड़ी बात ये, ठीक है। तो ठंड है, उसमें अपना ध्यान रखिए पूरा, ठीक है। क्योंकि नई स्ट्रेन भी आ चुकी है, आपको पता हो, ठीक है। अभी ब्रिटेन में नई स्ट्रेन है, उस पर कोरोना वैक्सीन कारगर है कि नहीं है, ये अभी तक सिर्फ तथ्य ही मिल रहे हैं, स्टिक जानकारी है वो कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। नया साल है तो मेरी तरफ से सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बात तो ये अंग्रेजी नववर्ष की, ठीक है। और दूसरी बात कि पिछले साल जो भी हुआ उसको भुला देना है अपने को, नए साल पर नई ऊर्जा के साथ एक मंजिल की ओर अपने बढ़ना है। और कोरोना वायरस, ठीक है, कोविड जो है उसके बारे में मैं आपको कल एक पूरी जानकारी दूंगा कि नई स्ट्रेन क्या है, कोरोना क्या था, कैसे आया, इसमें क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि ये करंट का मुद्दा है, पटवारी का पेपर है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। करंट के क्वेश्चन आएंगे तो मान लीजिए पेपर आगे होगा, कभी भी होगा, ये बात तो रहेगी मुद्दे में। कोरोना की संपूर्ण जानकारी, नई स्ट्रेन क्या है, कोरोना वैक्सीन क्या है, उन सभी के बारे में मैं आपको अगली क्लास में मेरे दोस्तों जानकारी दूंगा। वो सिर्फ आपके जर्नल नॉलेज के लिए कि 4 लोग बैठे हैं कोरोना की बात कर रहे हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से समझा सको कि कोरोना है क्या, वैक्सीन है क्या। सारे बोले नई स्ट्रेन आ चुकी है, नई, अरे नई स्ट्रेन है क्या, इन सभी के बारे में आपको स्टिक और महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।